अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डॉक्टर वोल्ट एक मशहूर ब्रिटिश इंजीनियर था। उसने 1904 से 1911 के अरसे के बीच लाहौर से जालंधर रेलवे लाइन को बिछाने की निगरानी की थी। उसने 1924 में एक किताब लिखी है। उसका नाम है माई बिटर मेमोरीज। इस किताब में उसने एक घटना लिखी है। सन 1904 मैं बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से ब्रिज एंड डेवलपमेंट स्पेशल डिग्री लेकर दिल्ली आया तो दिल्ली में मौजूद डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर पॉवेल ने मुझे हुक्म दिया कि तुम फ़ौरन पटियाला रेलवे डेवलपमेंट ऑफिस में रिपोर्ट करो। तो मैं फ़ौरन पटियाला पहुंच गया। मैं जब पटियाला सब ऑफिस पहुंचा तो वहां पटियाला से लाला मूसा के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए शुरुआती सर्वे हो रहा था। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ये इलाका उस ज़माने में ऊबड़ खाबड़ लंबे खौफनाक जंगलों से घिरा हुआ था। मेरी हैसियत पटियाला रेलवे डेवलपमेंट में चीफ इंजीनियर की थी। मेरे अंडर 50 मजदूर और 2 सब इंजीनियर थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बड़े गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया। मिस लॉरी सिंह सुपरिटेंडेंट ने मुझे पहले दिन मेरे स्टाफ से मिलवाया और फिर चल रहे काम की ब्रीफिंग दी। वहाँ मौजूद लगभग सारे मजदूर, इंजीनियर, स्टाफ दूसरे शहरों से आए हुए थे और कुछ लोकल भी थे। रहने के लिए उस वक्त के मुताबिक मुझे गवर्नमेंट ने अच्छी रहने की सुविधा दे रखी थी। मुझे 2 मुलाजिम भी दिए गए थे। उनमें से एक सुंदरलाल और दूसरा काशिफ था। ये दोनों दिन भर मेरी खूब खिदमत करते थे और रात को मैं उनको अपने पास बिठाकर वक्त गुजारने और बोरियत दूर करने के लिए हर तरह के टॉपिक पर बातचीत किया करता था। और इस सिलसिले में धीरे धीरे रात जागने के शौकीन बाकी मजदूर इस महफिल में शरीक हो जाते थे। बातों बातों में एक दिन सुंदरलाल ने बताया कि सर, मैं यहाँ का लोकल हूँ। मेरा गांव उस जंगल से 10 कोस के फासले पर है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने एक दफ़ा इन जंगलों में पिच्छल पैरी देखी है। उसकी बात काटते हुए मेरे करीब बैठे हुए काशिफ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सिर्फ रात गुजारने के लिए इस किस्म का शोशा छोड़ रहा है। तो उसने जवाब में गुस्से से कहा, भगवान की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। वाकई मैंने खुद अपनी आँखों से एक मर्तबा उस जंगल में एक बहुत ही भयानक औरत देखी है जिसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। तो मैंने सुंदरलाल को डांटते हुए कहा, सुंदरलाल, इस किस्म की बातें इस जगह ना फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी इस अफवाह से यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ में ख्वामख्वाह डर पैदा होगा। तो वो बेचारा सॉरी करके खामोश हो गया। हमें दिल्ली हेड ऑफिस से वर्किंग प्लान मिल गया था। इसमें इंस्ट्रक्शन थी कि सबसे पहले उस जंगल को 4 कोस तक सामने से काटा जाए और फिर पूनम गांव के शुरुआत से दोबारा 4 कोस जंगल को काट कर उसे आपस में मिला दिया जाए। मुझे इस काम के लिए हेड ऑफिस ने सिर्फ 1 महीने का समय दिया था और मैं तो उस इलाके के ज्योग्राफी से बिल्कुल अनजान था। इसलिए मैंने लोकल कुछ मजदूरों और सुंदरलाल से पूछा कि मुझे बताओ कि उस घने जंगल के बीच 4 कोस के इलाके में क्या कुछ है। मेरे सवाल पर उसने कहा, मैं वहाँ गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने पुरखों से सुना है कि उस जंगल के बीच में सिर्फ पानी के तालाब, बांस के पेड़ और छोटे बड़े पेड़ों और घास की झुंड है। ये सुनकर मैंने बड़ी सोच विचार और मशवरे के बाद ये फैसला किया कि ऊपर वाले का नाम लेकर जंगल को 4 कोस तक शुरू से काटा जाए और इस काम के लिए मैंने 25-25 मजदूरों की 2 टोलियां बना दी और उन्हें हुक्म दिया कि वो दोनों तरफ से जंगल को 4-4 कोस काटें। दोनों तरफ मैंने एक एक सब इंजीनियर दे दिया। वर्क प्लान को ए और बी प्लान का नाम देकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बी प्लान ज़रा मुश्किल था, इसलिए मैं उस टीम के साथ हो लिया। एक तो जंगल का रास्ता काफ़ी मुश्किल और ऊबड़ खाबड़ था। दूसरे, हमारे पास मौजूद जो लकड़ी काटने की कटर मशीनरी थी
वो ज़्यादा सही नहीं थी। 1 घंटे का काम 3 घंटे में बड़ी मुश्किल से होता था और इस वजह से हमारा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था। और दूसरी साइट पर काम करने वाले मज़दूर लोग भी मेरा दिमाग खाते कि सर दिल्ली हेड ऑफिस से नई मशीन मंगवाइए। मैं उन्हें लगातार टाल रहा था और फिर ना ना करते हुए भी 2 कोस बराबर दोनों तरफ से जंगल कट चुका था। एक दिन हमारे मज़दूरों ने काम छोड़कर हड़ताल कर दी कि उनकी वही मांग थी कि उन्हें फ़ौरन डीलक्स भारी मशीन दी जाए जो कि बड़े जंगल के अनगिनत पेड़ों को बहुत तेज़ी से काट देती है। मैंने हाथ जोड़े हड़ताली मज़दूरों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा कोई बस नहीं चल सका। बहरहाल मैं तंग आकर खुद दिल्ली ऑफिस गया। वहाँ मैंने हाई अथॉरिटी से बड़ी मुश्किल से मज़दूरों की मांग महंगी मशीन हासिल की। उसका वज़न 2 टन के बराबर था और 1 मिनट में 2 पेड़ बड़ी आसानी से काट देती थी। इस भारी मशीन के आने के बाद काम दोबारा शुरू हो गया था। सब कुछ रूटीन के मुताबिक हो रहा था। एक दिन कैंप ऑफिस में मुझे खबर मिली कि डीलक्स मशीन का ड्राइवर उसके उलटने की वजह से मर गया है। ये इम्पॉसिबल है, मेरे करीब खड़े सब इंजीनियर ने हैरत से कहा। वो कैसे? मैंने उससे पूछा तो वो बोला, वोल्ट सर, उस मशीन का वज़न 2 टन है और वो किसी भी हालत में उलट नहीं सकती। अभी हम इस बहस में उलझे हुए थे कि एक मज़दूर घबराया हुआ आया और उसने और ये खबर सुनाई कि सर, सुधीर नाम का मज़दूर प्लान बी के 3 कोस के करीब जंगलों में रहस्यमयी तौर पर मुर्दा पाया गया है। तो ये सुनकर मैं बदहवासी के आलम में घबरा कर उस जगह पर पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि सच में भारी मशीन डीलक्स उलट चुकी थी और उसका ऑपरेटर बुरी तरह भयानक अंदाज में कुचला हुआ था। ये कैसे हुआ? मैंने वहां मौजूद मज़दूरों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये भारी मशीन 3 कोस से ज़रा आगे बढ़ी कि न जाने क्यों ऑपरेटर की 1000 कोशिशों के बावजूद आगे बढ़ने से रुक रही थी। वो बेचारा जितना जोर लगाता तो न जाने कौन सी अनदेखी ताकत उसे पीछे धकेल रही थी। इसी बीच एक ऐसा वक्त भी आया कि ये भारी मशीन किसी माचिस की तरह उलट गई और फिर अचानक ऑपरेटर रऊफ उड़ता हुआ मशीन के नीचे आकर कीमा बन गया। और दूसरी तरफ ये दिल दहला देने वाली खबर मिली थी कि सुधीर हेल्पर भी रहस्यमयी अंदाज में जंगल के बीच में मरा हुआ मिला है। उसकी लाश को गौर से देखा गया तो वो लाश जली हुई बिल्कुल कोयले की तरह काली थी और वो देखी नहीं जा रही थी। अब ये सवाल बहुत तंग कर रहा था कि वहाँ मौजूद मज़दूर ये बयान दे रहे थे कि उसे जंगल में गए सिर्फ 2 घंटे हुए थे और वो ज़रूर किसी हादसा या उसे किसी ने मारा है, तो उसकी लाश इतनी जल्दी कैसे जलकर कोयला हो गई? और अगर कोई हादसा हुआ और वो जल गया तो वहाँ आग का नामो निशान नहीं था। लाश को देखकर हर शख्स अपनी जगह सहमा हुआ था। किसी की भी अकल में नहीं आ रहा था कि ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। आग का उस जगह नामो निशान नहीं था, मगर लाश बुरी तरह झुलसकर काली हो चुकी थी। अब ये बात तो बाद में तय करनी बाकी थी कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उस वक्त मैं दोहरी मुश्किल का शिकार हो गया था। रऊफ और सुधीर की रहस्यमयी मौत ने मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल और अंदेशे पैदा कर दिए थे। रऊफ और सुधीर की लाशों की कुछ कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनके शहरों में भेज दिया गया। सुंदरलाल ने मुझे फिर कहा कि सर, अब आप मेरी बात पर ज़रूर यकीन करिए कि मैंने वाकई उस जंगल में एक मर्तबा पिछल पैरी भयानक शक्ल की औरत देखी है। मैं कुछ इस सच्चाई को समझ तो गया था, लेकिन मैंने इसको इस मसलहत के तहत टाल दिया कि कहीं पटियाला जंक्शन में जारी रेलवे डेवलपमेंट का काम रुक ना जाए, क्योंकि इन घटनाओं से वहाँ काम करते हुए मज़दूरों एहलकारों में डर न पैदा हो जाए। मैंने उसे चापलूसी से और कुछ रुपयों का लालच देकर उस वक्त खामोश रहने को कहा। मैंने दिल्ली क्वार्टर से एक और डीलक्स कटर मशीन मंगवाई और रुका हुआ काम दोबारा शुरू हुआ। कुछ दिन आराम से गुजरे।
इस बीच कोई दूसरी घटना नहीं हुई। एक दिन बदकिस्मती से उस नई मशीन का ऑपरेटर मेरे टेंट में हाजिर हुआ और उसने मेरे सामने अपना इस्तीफ़ा पेश करते हुए कहा कि सर, मैं मशीन को लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे वहाँ एक अजीब भयानक शक्ल की औरत नज़र आई और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी मशीन में कुछ खड़खड़ाहट पैदा हो रही थी और मैंने वहीं उसे रोक दिया। लेकिन मैंने इस बात का जिक्र अभी तक किसी और के सामने नहीं किया, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इस्तीफ़ा कबूल करके मुझे फ्री कर दीजिए। मैंने सिचुएशन का पूरी तरह से जायज़ा लिया और उसे भरोसे में लेते हुए कहा, अच्छा तुम ऐसा करो कि अपनी लगी सरकारी नौकरी ना छोड़ो, तुम मेडिकल की बुनियाद पर छुट्टी लेकर चले जाओ। मैंने दोबारा मज़दूरों को समझाया कि अपने हाथों आरियों से पेड़ों को काटें। नया ऑपरेटर अपना मेडिकल छोड़कर लंबी छुट्टी पर चला गया था, लेकिन कुछ मज़दूर मेरी इस चाल को समझ गए थे। उन्होंने धीरे धीरे इस काम की जगह से अलग अलग बहानों से भागना शुरू कर दिया था। अब मेरे पास 50 में से सिर्फ 21 लोग ही रह गए थे। मुझे तय की हुई तारीख को हेड ऑफिस पर रिपोर्ट भी करनी थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था, इसलिए मैंने अपने मज़दूरों एहलकारों को हौसला बढ़ाने की खातिर उन्हें ये कहा कि तुम लोग सिचुएशन से घबराओ नहीं, ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। मैं खुद जंगल में जाऊंगा, तुम मेरे पीछे काम करते आना, मरूंगा तो मैं मरूंगा। डॉक्टर वोल्ट ने इस दिल दहला देने वाली कहानी के इस मोड़ पर लिखा है कि मैंने अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड को लिया और जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरे साथ सुंदरलाल और काशिफ भी थे। मैं आगे बढ़ता हुआ अपने हाथों से चेहरे के सामने आई झाड़ियाँ कांटे वगैरह साफ करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जबकि सुंदरलाल और काशिफ मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मुझे तो सच्ची बात है कि उस वक्त कोई रहस्यमयी चीज़ महसूस नहीं हो रही थी। मैंने अपने गार्ड से कहा, दोस्तों कोई अच्छा सा गाना लगाओ ताकि दिल बहला रहे। सबसे पीछे लगभग 100 गज के फासले पर मजदूर भी पेड़ काटते आगे बढ़ रहे थे। अचानक सुंदरलाल ने घबराहट के आलम में आगे बढ़कर मेरा पिछला दामन जोर से पकड़ा और चीख कर बोला, सर आगे कदम मत बढ़ाइए, मैं जो आपको रोक रहा हूँ ये सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए है। मैंने सुंदरलाल की बात मान ली। मैंने अपने कदम रोक लिए। सब लोग रुककर स्टैच्यू की तरह खामोश हो जाइए, सुंदरलाल ने चिल्लाते हुए कहा। सुंदरलाल की इस अजीब हरकत की वजह से सब वक्ती तौर पर हैरान रह गए। सब चुपचाप खड़े थे। थोड़ी देर में हम सब ने ये देखा कि सामने लंबी झाड़ियों में ज़बरदस्त हलचल पैदा हुई और फिर वहाँ पेड़ों पर बैठे सारे परिंदे एकदम आसमान की तरफ उड़ गए। ऐसा खौफनाक मंजर मेरी नज़रों ने पहली बार देखा। कुछ ही देर बाद रोंगटे खड़े करने वाला ये नज़ारा हमारी आंखों के सामने था। एक लंबी सी अधेड़ उम्र की बहुत ही भयानक औरत एक लम्हे को नमूदार यानी प्रकट हुई और हमारे सामने से एकदम गुजरी और फौरन ही घनी झाड़ियों में गुम हो गई। मेरे एक गार्ड ने तेज़ी से एक फायर भी किया, लेकिन बेकार रहा। दिलचस्प बात यह है कि थोड़ी देर बाद ये सब नॉर्मल हो गया, ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इस घटना के बाद वहाँ काम करने वाले मज़दूरों और एहलकारों पर इसका ये बड़ा रिएक्शन हुआ कि वो सारे भाग गए। मैंने दिल्ली हेड ऑफिस को इस गंभीर सिचुएशन पर डिटेल ख़त लिखा, तो वहाँ से मुझे जवाब आया कि फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को रोक दो और तुम वापस दिल्ली आ जाओ। और फिर बाद में ये प्रोजेक्ट पूरी तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।